सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी उन्नतकुसुमद द्रुमदल शोभनी सुहासिनी सुमधुर भासिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ की और भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की आज भारत का 77वां गणतंत्र दिवस अवसर है और हम अजमेर के जिन शासन तीर्थ क्षेत्र से बोल रहे हैं। गणतंत्र दिवस इस पूरे अखिल विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र दिवस। इतना बड़ा गणतंत्र दुनिया में कहीं भी नहीं। और यह गणतंत्र आज का नहीं, बहुत पहले आप देखेंगे जब वर्धमान स्वामी इस धरती पर थे तो पाटलिपुत्र में वज्जी संघ का सबसे बड़ा गणतंत्र जो था वो भी इसी भारत भूमि पर था। हम शुरुआत से लोकतंत्र के हिमायती रहे। स्वतंत्रता के बाद गणतंत्र दिवस की सबसे बड़ी आवश्यकता इस देश को थी, क्योंकि आज़ादी के बाद आज़ादी तो सबको मिल गई, अब सब स्वतंत्र हैं तो जीवन कैसे चलेगा। जीवन को चलाने के लिए, राष्ट्र को समझाने के लिए, चलाने के लिए निश्चित एक संविधान की आवश्यकता पड़ती है। वैसा ही संविधान, अगर मान लीजिए संविधान ना हो तो भी आप क्या होगा आप देखिएगा। शुरुआत में जब पाटलिपुत्र का वज्जी गणतंत्र बना था, उसके पहले कबीलाई मानसिकता वाले लोग रहते थे। कबीलाई मानसिकता में 500 लोगों का समूह है, एक कबीले में रहते हैं, दूसरे कबीले की स्त्री निकली, वहीं के वहीं उसको कैप्चर करके अपने घर में रख लिया। जिसकी ताकत माइट इज राइट, जो मैं हूं वही सही है। शुरुआत में कबीलाई मानसिकता वाले लोग रहते थे और ये कबीलाई मानसिकता लगातार दूसरे कबीलों पर हिंसा के ऊपर आधारित थी। इधर से उधर गए, उनको कैप्चर कर लिया, उनका धन हड़प लिया, उनकी बालिकाएं हड़प ली, उनको हिंसा कर दी, उनका गौवंश ले लिया। तो इस तरीके से जब वहाँ पर स्वतंत्रता थी, उस स्वतंत्रता से जो पूरा का पूरा शासन
अब व्यवस्थित हो रहा था, उस वक्त वहां पर बज्जी संघ ने पहला सबसे बड़ा दुनिया का गणतंत्र बनाया। उस गणतंत्र में जब बना तो सबको सहूलियत मिली। गणतंत्र बनने से, संविधान बनने से पूरा देश आजादी महसूस कर पाया। अब कोई स्त्री कहीं पर जा रही है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उसका हाथ खींच ले। भले हमारी कबीलाई ताकत बहुत है, लेकिन उसके बाद भी आप हाथ नहीं खींच सकते, क्योंकि हम गणतांत्रिक देश पे रहते हैं। हमारे यहाँ का एक संविधान है, पर स्त्री पर हाथ डालने पर वहाँ पर जब कोर्ट में केस चलेगा फिर आपको 20 साल की सजा हो जाती है। तो इन्हीं संविधानों ने मनुष्य को मनुष्य के रूप में रहने के लिए बाध्य किया। बाध्यता की, इस बाध्यता की बहुत कीमत है। आज भी सोचिए, अगर आपको सरकार के और पुलिस के पाप से, भय से मुक्त कर दिया जाए तो फिर आप क्या करेंगे? किस तरीके का व्यवहार करेंगे? रोड पर ट्रैफिक पुलिस ना हो, यहाँ पुलिस थाने ना हो, कोई भी कोर्ट केस ना हो, किसी भी प्रकार की कोई अदालतें ना हो, फिर आप बताइए आपका व्यवहार कैसा होगा? आप जब चाहें किसी को मार दें, जब चाहें किसी का धन हड़प लें, 100 लोग मिलकर के किसी का बलात्कार कर लें, किसी के घर के अंदर घुस करके हीरे मोती जवाहरात ले आएं। इन सारी चीजों को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए भारत को जो आवश्यकता थी, उस आवश्यकता को करीब 280 लोगों ने मिल करके उस समय गणतंत्र का अपना एक संविधान प्रारूप प्रस्तुत किया। उस प्रारूप में उन्हीं 5 बड़ी मर्यादाओं की व्यवस्थाएं पूरी दुनिया में बनी रहे जो वर्धमान स्वामी कह गए। दुनिया में हिंसा ना हो, इसलिए भारत के 280 अलग अलग धर्म के लोगों ने मिलकर के हिंसा को निषेध करने के लिए प्रारूप बनाया, जो संविधान में शामिल किया। किसी भी घर में किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा होती है, शैक्षणिक होती है, कौशल संबंधी होती है, सांस्कृतिक होती है, व्यवहारिक होती है, मानसिक होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। इन सारे वायलेंस को लेकर के कहीं पर भी कोई भी वायलेंस होता है, प्रकृति के ऊपर भी होता है, जल के ऊपर कोई वायलेंस होता है, पृथ्वी के ऊपर कोई वायलेंस होता है, आकाश के ऊपर, अग्नि के ऊपर कोई वायलेंस होता है। उन सारी हिंसाओं को लेकर के संविधान बनाए, मोटी मोटी पुस्तकें बनती गई। सिद्धांत मूल में वर्धमान स्वामी के ही थे। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रहवाद को लेकर के किसी की कबीलाई शक्तियां बढ़ ना जाएं, इसलिए संविधान बनाना बहुत आवश्यक था। हिंसा के ऊपर संविधान की रचना करी। कोई झूठ बोलता है, झूठ बोल करके विशेष प्रकार का संग्रह करता है, विशेष प्रकार की चोरियां करता है, उसके लिए भी संविधान बनाया। चोरी करने वालों के ऊपर भी संविधान बनाया। टैक्स की चोरी करने वालों के संविधान है, आप देख लीजिए, जितने भी जीएसटी है, इनकम टैक्स हैं, सेल टैक्स हैं, ये सब उन्हीं संविधानों पे आधारित हैं कि कोई चोरी ना करे, करदाता व्यवस्थित रूप से कर दे। उसके लिए भी एक गणतंत्र की और संविधान की आवश्यकता थी, जो आज़ादी के बाद 77 साल पूर्व सभी के सभी गणमान्य लोगों ने, सीनियर सिटीजन्स ने मिलकर के तय करी। ये गणतंत्र हमको स्वतंत्रता दे गया। इस गणतंत्र के कारण, इस संविधान के कारण ही आज आप इस दुनिया से दूसरे में किसी देश में जाते हैं तो संविधान के तहत ही आप किसी दूसरे देश में सहजता से घूम पाते हैं। मान लीजिए कोई फॉरेनर, विदेशी यहाँ पर आए और हमारे भारत का कोई संविधान ना होता तो आप क्या करते? उस विदेशी को लूट करके उसको भी अगवा कर लेते हैं। लेकिन समंतबद्ध स्वामी कहते हैं, भयाद कार्य शिवना प्रवर्तते इहाप्य मुत्रा पेनुबंध दोषवित कथम सुखे संसजती चाब्रवीत। समंतबद्ध गुरुदेव कहते हैं, जनता को भय के कारण से, भय दिला करके, भय दिखा करके ही मार्ग पर प्रवृत्त किया जाता है। कुछ लोग सहज में मार्गी होते हैं, कुछ को डरा करके, धमका करके भी मार्गी बनाया जाता है।
आज इस गणतंत्र की पूरे विश्व को आवश्यकता है। जिस गणतंत्र में आप सोचिए, अगर कबीलाई मानसिकता आज होती तो सबसे ज्यादा कबीले किसके हैं, कौन सी कौम के हैं? मानते हैं भारत के अंदर 70 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहता है, लेकिन और भी कबीले हैं जो शक्ति में तो, संख्या में तो कम है, लेकिन क्रूरता में ज्यादा है। उन क्रूरता के ज्यादा अगर कबीले वालों के ऊपर भी अगर ये संविधान नहीं होता तो आज हमारे घर की माँ बहनें भी सुरक्षित नहीं होती, साधु संत सुरक्षित नहीं होते। कोई भी धर्म गुरु निकलता, दूसरे कबीले वाले दूर से ही उस धर्म गुरु को अगर मार देते तो हम कैसे जीवन जीते? इसलिए इस गणतंत्र की पूरे विश्व को और भारत में रहने वाले हर प्राणी को आवश्यकता है। इसके पालन की भी आवश्यकता है, इसकी रक्षा की भी आवश्यकता है, इसकी वृद्धि की भी आवश्यकता है। साथ ही साथ इस पूरे गणतंत्र के संविधान में संशोधन की भी आवश्यकता है। आज से 77 साल पहले के भारत में और आज के भारत में जमीन आसमान का अंतर हो गया। उस समय जिन लोगों ने भारत बनाया था, उस वक्त राजा राम मोहन राय थे जिन्होंने भारत बनाया था। नहीं तो इसी भारत पे पति के मरने के बाद पत्नी को दारू पिला करके, बेहोश करके और चिता के ऊपर पति के साथ जला देते थे और सती प्रथा यहाँ पर चलती थी। राजा राम मोहन राय ने इसी गणतंत्र में एक संविधान की पैरवी करी और स्त्रियों को जिंदा चिता पर जलने से बचाया। वे लोग, वे आवाजें जो भारत बना गई, उसमें राजा राम मोहन राय, वर्धमान स्वामी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, शुक्राचार्य की नीतियां, इसके अलावा कितने और भी महान दार्शनिक हुए। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन सब ने मिलकर के पूरे देश को एक शेप किया, एक शेप दी, आकार दिया। 70 साल पहले जो संविधान बनाया था, उन संविधानों में सबसे दुनिया का अद्वितीय सिद्धांत और संविधान है तो भारत का। क्योंकि बहुत सारे देशों के संविधान जातिवाद पर चलते हैं। पाकिस्तान में जातिवाद को लेकर के संविधान बना हुआ है। वहां पर दुनिया भर की जाति के लोग अगर रहना चाहें तो कितनी दहशतगर्दी में और दबाव में रहते हैं, आप देखिएगा। आप तो सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान में रहने का। क्यों नहीं सोच सकते महाराज? कब कौन अगवा कर ले, कब हमारी बेटी को किसी और कौम में जाकर के उनकी शादी करवानी पड़े। दहशत नहीं है, धर्म की, संविधान की खुला वातावरण है। जातिवाद के ऊपर आधारित संविधान पाकिस्तान पे मिलेगा। रंग के ऊपर आधारित संविधान विदेशों में, यूरोपियन कंट्री और लंदन में मिलेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट में मिलेगा, जहां काले घोरे का भेद है। ये भारत ऐसी जगह है जहां पर संविधान में काले को, गोरे को, ठिनगे को, गरीब को, अमीर को, सबको रहने के लिए सरकार ने एक नकेल डाली है। और सबसे अच्छी बात, मुखिया जो अफसर ऊपर बैठते हैं, प्रधानमंत्री भी उसी संविधान में शामिल है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री बन गए तो देश में तानाशाही करेंगे। यही संविधान, यही लोकतंत्र, यही गणतंत्र नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री की भी गर्दन पकड़ने की सामर्थ्य रखता है। यह संविधान बड़े बड़े नेताओं को रोकता है, उनके करप्शन को पकड़ता है। अगर ये संविधान ना होता तो, और यहाँ पर तानाशाही होती, और किम जोंग अगर मान लो भारत का होता तानाशाह, तो सोचिए आप लोग कैसे रहते। गर्दन उठाना मुश्किल, कटिंग का भी स्टैंडर्ड है, कपड़े ऐसे पहन सकते हैं, इसके अलावा कपड़े नहीं पहन सकते, ऐसा बोल नहीं सकते, जयकारा लगाना पड़ेगा। तानाशाही वाला तंत्र नहीं है, राजाशाही वाला तंत्र भी नहीं है। नेपाल में देखिएगा राजाशाही चलती थी, लेकिन भारत में लोकतंत्र चलता है। इस गणतंत्र में संविधान और गणतंत्र की हर भारतवासी को उतनी ही जरूरत है जितनी जरूरत सांस की है। हमने इस गणतंत्र को बहुत हल्के में लिया। पहले
गणतंत्र के संविधान की समय समय पर सामाजिक विवेचनाएं होती थी, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाता था, शिक्षा की पैरवी तय करी जाती थी। मतदाता उस गणतंत्र का इतना शक्तिशाली था कि वे नेताओं को उसकी शैक्षणिक योग्यताएं और उसके साहस पुरुषार्थ को देख करके तय करता था। फिर इसी गणतंत्र में जब धीरे धीरे भ्रष्टाचार की आंधियां चली तो इतना बड़ा गणतंत्र भी आज भ्रष्ट देशों में शामिल हो गया। उसी संविधान में भ्रष्टाचार है। संविधान में धीरे 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 करके जिन भ्रष्टाचारी लोगों ने भ्रष्टाचार घुसाना शुरू किया, उसके तहत दुनिया भर से लोग हमारे देश में आकर के हवाना रेवेन्यू उठा करके पूरे विदेशों में ले गए। ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले जितने भी मुगलिया शासक थे, उन्होंने धार्मिक नीतियों पर कभी भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन मैकाले ने आकर के हमारी सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को बदला, हमारी आचार संहिताओं को बदला, हमारे पूरे वातावरण को दूषित करने के लिए 7 लाख से ज्यादा चलने वाले गुरुकुलों को बंद करा दिया। उसका भाषण आचार्य जी को हमेशा दर्द देता था। गुरु जी जब कभी भी गणतंत्र दिवस आता था तो मैकाले की चर्चा जरूर करते थे। मैकाले ने ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1836 में जाकर के वहां पर कहा है, वो कह रहा है, मैंने पूरा भारत घूमा, पूरे भारत में एक भी चोर नहीं मिला। पूरा भारत घूमा, पूरे भारत में एक भी भिखारी नहीं मिला, पूरे भारत में एक भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं मिला। इसकी सांस्कृतिक रीढ़ इतनी मजबूत है कि सांस्कृतिक रीढ़ इतनी मजबूत होने के कारण इस भारत को जीतना हम सब के बस की बात नहीं है। हम भारत से धन संपत्तियां तो उठा सकते हैं, लेकिन भारत को कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो भारत बोलता था, उस भारत शब्द को बदल करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले हमारा शब्द के नाम भारत का हटा करके इंडियन कर दिया, इंडिया शब्द बनाया। आज हम आई लव माई इंडिया कहते हैं, जबकि आपको भारत शब्द के साथ ही अपनी आइडेंटिफिकेशन पूरी वर्ल्ड में दिखाना चाहिए। जब ये बात गुरुदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से कही, उसके बाद कमाल हुआ। नरेंद्र भाई मोदी अपने पीएमओ ऑफिस में जाकर के उन्होंने सबसे पहले कहा कि सरकारी दस्तावेजों में हमारे जितने भी आने जाने के जहाजों में कहीं पर भी इंडिया शब्द नहीं होगा, और उनके जाने वाले प्लेन पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता था, वहां पर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ भारत लिखा आचार्य भगवंत के उद्बोधन देने के बाद। इसके पहले के नेताओं पर इसकी दृष्टि नहीं थी। गुरु जी ने कहा, भारत को भारत बना करके रखना है तो भारतीयता बनाने के लिए सबसे पहले भारत शब्द को जीवित करना पड़ेगा। और आज आप नरेंद्र भाई मोदी के विमान में देखेंगे, वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता था, वहां पर गवर्नमेंट ऑफ भारत लिख दिया। ये एक कमाल हुआ। शब्दों में भी संविधान होता है। हर कबीले का अपना संविधान है, हर धर्म का एक अपना संविधान है, हर देश का अपना संविधान है। इसी संविधान के तहत आप एक बार कल्पना करके देखिए, आज हम थोड़ी सी ठंडी में कांप रहे हैं, मफलर लगा है, जैकेट पहन रहे हैं, सॉक्स पहन रहे हैं, -43 टेम्परेचर पर कारगिल हिल पर कोई हमारे आपके घर का लड़का वहां पर खड़ा होकर के देश की रक्षा के लिए पहरेदारी कर रहा है। आप सोचिए एक बार, बस एक बार सोचिए, इस संविधान में वो किसकी रक्षा कर रहा है? क्या जैन की, हिंदू की, मुसलमान की, देश की, संविधान की, किसकी रक्षा के लिए वो वहां पर खड़ा है? वो हम सब की रक्षा के लिए खड़ा है। भारत का संविधान दूषित ना हो, महिलाओं की अस्मिता दूषित ना हो, भारत के अंदर के किसी भी संस्थानों में किसी भी प्रकार का विदेशी आकर के उपद्रव ना करें। इस संसाधनों की निर्मलता के लिए -43 टेम्परेचर पर वहां पर खड़ा होकर के रात निकालना जिंदगी निकालने के बराबर होती है। लेकिन इसी संविधान के पहरेदारों ने इस गजब तरीके का संविधान लागू किया। संविधान की जब बुक लिखी गई थी, सबसे ऊपर आदिनाथ भगवान जी का वृषभ चिन्ह बनाया गया था, यह कहकर के
कि जिस चिन्ह को संविधान की पुस्तक पर हम स्थापित कर रहे हैं, भारत पे इसका गौरव हमेशा बना रहेगा। 77 सालों में संविधान में आने वाले सत्ताधीशों ने कई नीतियों पर जबरदस्त परिवर्तन किया है। अभी 3 साल पहले नया संविधान बनाया, समलैंगिक संबंधों को पूरी संसद ने मिलकर के वैधानिक रूप दे दिया। भारत की संस्कृति पे 2 पुरुष एक साथ शारीरिक संबंध बना करके कौन सी संतान की उत्पत्ति कर लेंगे, मुझे बताइएगा। कौन सा वो देश चला लेंगे? क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है, संविधान है, और भारत में संविधान संशोधन समय समय पर होता रहा। 3-4 साल पहले जब संशोधन हुआ, उस संशोधन में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दी। हमारी स्त्री किसी और के घर में जाकर के रह रही है, हम सरकार में कोर्ट केस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्जी से रह रही है। इतनी स्वतंत्रता दे दी। तो वहां पर वैवाहिक संबंधों पर एक कुठाराघात हुआ। ये बात भी हम सबको देखनी होगी। हमको देखना होगा कि विदेशों में समलैंगिक संबंधों को मान्यता थी क्योंकि वहां का वेस्टर्न कल्चर था, लेकिन हमारे यहाँ तो स्त्री पुरुष के संयोग के साथ संस्कृति के विकास की बातें गढ़ी गई। महात्मा गांधी ने समलैंगिक संबंध का विधान क्यों नहीं किया? पूछिएगा आप दुनिया भर के लोगों से, भारत के प्रधानमंत्री जी से पूछिए, संसद के लोगों से पूछिए कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, आजाद सिंह, इन सब के बीच में जब संविधान लिखा जा रहा था, उस वक्त उनको नहीं सूझा कि भारत में समलैंगिक संबंध लागू कर देना चाहिए। 77 साल में घूस खा करके संविधान में ऐसा संशोधन किया कि समलैंगिक संबंधों को मान्यता दे दी गई और संविधान का रुख मोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया। कुछ संविधानों को हटाया जहां क्षेत्रीय जगहों पर कबीलाई मानसिकता वाले लोग रहते थे, उसी जाति के लोगों का वो क्षेत्र कहलाता था। आर्टिकल को अलग करके नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी ने दुनिया का वो कमाल किया है जो ना भूतो ना भविष्यति कभी कोई दूसरी सरकार आकर के कर नहीं सकती। तारीफ करेंगे इस बात में हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री महोदय की, लेकिन पूछेंगे कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मीट एक्सपोर्टर्स के रूप में आज हम क्यों शामिल हो गए? आपको पता होगा कि नहीं? पता है ना? दुनिया में सबसे ज्यादा मांस निर्यात करने में भारत 3रे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया है। जितना ज्यादा मीट एक्सपोर्ट करते हैं, गुरुजी इसलिए बार बार कहते थे कि संविधान बनाया मनुष्य के प्रति मनुष्य का हिंसक व्यवहार ना हो, लेकिन मनुष्य का जानवरों के प्रति हिंसक व्यवहार ना हो, इसके लिए संविधान में बहुत ढील पोल रही। आज आप विदेश में जाइए, आपके घर में एक चूहा भी अगर पकड़ गया ना, तो आप उस चूहे को मार नहीं सकते। विदेशों में चूहा नहीं मार सकते। हमारे यहाँ घर के अंदर बैठ करके गाय काट देते हैं। वहां पर एक घर है, मान लीजिए कोई अमेरिका में कोई घर है, उस घर में चूहा निकल जाए तो आपको बकायदा कॉल करके चूहा पकड़ने वाला अटेंडर बुलवाना पड़ेगा। वो आएगा, आपके घर में रुकेगा 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, वो ही चूहा पकड़ेगा। वो चूहा पकड़ करके चूहे को ले जा करके सुरक्षित स्थान पर छोड़ेगा। एक चूहे को नहीं मार सकते विदेशों में। कई जगहों पर विदेशों के संविधान जबरदस्त है कि नहीं है? हमारे यहाँ तो साइनाइड की गोली मिलाई, आटे में मिला करके छोड़ दी, पिंजरा लगाया, जा करके कहीं पे छोड़ आए और सारे के सारे चूहे फिनिश कर दिया। विदेश में नहीं कर सकते। इस तरीके की किलिंग भारत पे होती है, लीगल और इलीगल। इसमें आज भारत के इस गणतंत्र दिवस पर हम सबको कुछ बातों पर आवाज भी उठानी पड़ेगी। मात्र हम झंडा ऊंचा रहे हमारा कह लें, जनगण मन अधिनायक कर लें और फिर जैसे हैं वैसे ही हो जाएं। करप्शन कंटिन्यू, हिंसा में करप्शन कंटिन्यू, झूठ में करप्शन कंटिन्यू, चोरी में करप्शन कंटिन्यू, बलात्कार, हिंसा, कुशील परिग्रह में करप्शन कंटिन्यू चलता रहेगा। थर्ड जनरेशन भूल जाएगी कि संविधान क्या था। आज समलैंगिक संबंधों को मान्यता मिली है, आज हम उसका कुछ विरोध करने के लिए आवाज उठा रहे हैं। हमारे आने वाली जनरेशन आवाज नहीं उठाएगी। वो क्या बोलेगी?
अब हो गया तो हो गया। उसके बाद आने वाली जनरेशन बोलेगी ये सब लीगल है, ऐसा ही होता है। तो फॉरेन कल्चर में जिस तरीके का वायलेंस स्टैंड हुआ है, फॉरेन कल्चर में जिस तरीके से आज पूरा विदेश परेशान है, सोशल प्रॉब्लम है, विदेशों की वल्गैरिटी आपको अच्छी लगती है, सोशल प्रॉब्लम बन गई। विदेशों में इतनी ज्यादा दैहिक स्वतंत्रता दे दी कि दैहिक स्वतंत्रता दे देने के कारण आज किसी भी घर में किसी के प्रति एक दूसरे का विश्वास नहीं रहा। यही संविधान हमारे यहाँ जब गढ़े गए तो इसमें एक पारिवारिक संरचना की सुंदरतम शुरुआत करी। विदेशों ने उस तरीके की संरचना की शुरुआत नहीं करी तो वो धोखा खा गए, इधर हम धोखा खा गए। हमने जानवरों को जानवर समझा। आप विदेशों में जाकर के देखिए, एक कुत्ते को इंसान के जैसा रखते हैं, आप घर की गाय को कुत्ते से गैबीता रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरीके के इंस्पेक्टर नहीं मिलते। फूड इंस्पेक्टर मिलेगा, जीएसटी वाला मिलेगा, एक्साइज वाला मिलेगा। एक ऐसा भी इंस्पेक्टर पूरे देश में होना चाहिए कि किसके घर में गैया पल रही है, उस गैया को रखने का एरिया कितना बड़ा होना चाहिए, गैया को किस तरीके के क्वालिटी प्रोडक्ट भूसा देना चाहिए, किस तरीके की उसको खली चूनी देनी चाहिए। इसके लिए कोई इंस्पेक्टर बना नहीं, विदेशों में बने हैं। अगर आप अपने पेट को अच्छे से नहीं रखते हैं तो आपके ऊपर केस हो सकता है। बच्चे को रखना नहीं रखना तो बात की बात है, पेट के साथ भी बाकायदा उसकी ग्रूमिंग करानी पड़ेगी, उसको साफ सफाई करानी पड़ेगी, टाइम टू टाइम उसको क्लिनिक में लाना पड़ेगा। हमारे यहाँ पशु चिकित्सालय सरकारी अस्पतालों में बने, लेकिन ऐसा कोई नोटिफिकेशन स्टैंड नहीं किया कि जितने घरों में गाय हैं सबको अपनी गाय रजिस्टर्ड करनी पड़ेंगी। गाय रजिस्टर्ड हैं, महीने में एक बार या तो डॉक्टर आपके घर के अंदर आएगा, गाय को चेक करेगा, या आप ले जा करके वहाँ चेक करेंगे। अगर पशुओं के लिए भी संविधान जबरदस्त होता तो ये गणतंत्र और बड़ा जबरदस्त होता। आचार्य सिंह जी इस बात के हिमायती रहे। गुरु जी हमेशा बोलते रहे कि हम किसी के भारत के अंदर रह करके मांस खाने पर तो रोक नहीं लगा सकते, लेकिन मांस के निर्यात पर रोक लगाना भारत की पहली आवश्यकता है। एक्सपोर्ट करके जो पैसा कमाने की टेक्नोलॉजी है, इसमें हम सबको मिलकर के सोचना पड़ेगा। महाराज, बिना एक्सपोर्ट किए भी काम चल सकता है क्या? मैं आपको वो बात भी बताऊंगा कि जो लोग अपने शौक पूरे करने के लिए एक्सेस पेट्रोल यूज करते हैं, उसी मीट को देकर के फिर ट्रांसपोर्टेशन में बाद में पेट्रोल मिलता है। उनकी भी रिक्वायरमेंट है, हम आपको पेट्रोल देंगे, आप हमको पैसा ना देकर के मीट दे दीजिएगा। हम यहाँ से मांस भेज देते हैं, वो वहाँ से पेट्रोल भेज देते हैं, और दोनों के पैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करके काट दिए जाते हैं। इस तरीके के सौदेबाजी में हमारे घर की गाड़ियों के अंदर पेट्रोल भरा जाता है। इसलिए गुरुवर कहते थे कि पेट्रोल भी कितना हिंसात्मक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पेट्रोल भी कितने जानवरों की हिंसा के साथ तय हो रहा है, ये बात भी हमको, आपको, सभी लोगों को एक बार सोचनी चाहिए। 77वां गणतंत्र दिवस है। इस गणतंत्र दिवस पर अभी थोड़ी देर के बाद आप लड्डू खा करके, बूंदी के और घूम करके चले जाएंगे, लेकिन आप भूल जाएंगे कि बड़ी मुश्किल से ये लोग तैयार कर पाए इस गणतंत्र दिवस को। विदेशों में दुबई का कल्चर देख रहा हूँ, रात को 1:30 बजे कोई लड़की रोड में घूमे तो मजाल है कि कोई आंख उठा करके देख ले, और हमारे यहाँ अगर रात को 1:30 बजे कोई घूमे तो कोई ना कोई तो उसके साथ छेड़ाखानी कर ही देगा। ये जो लूज पोल्स है, इस लूज पोल्स के लिए कोई बड़ी मेहनत नहीं करनी है। गणतंत्र दिवस है, लोक साम्राज्य है, आप अपनी समाज का एक सिग्नेचर करा करके अपने कलेक्टर को दे करके आइए। हमारे मोहल्ले में सरकारी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे हैं, कैमरा लगाना है। आप देखिए चोरियां खत्म होने लगेंगी। आप देखेंगे कलेक्टर को देश का, अपने जिले का प्रधानमंत्री समझिए, और प्रधानमंत्री समझ करके आपके नगर में किसी भी चीज की कमी है, आपके नगर में कोई हिंसा हो रही है, कहीं पर चोरी हो रही है, कहीं पर जबरदस्ती कुछ घुसपैठ हो रही है,
समूह जाकर के कलेक्टर को सिर्फ लिख करके देगा, कलेक्टर को उसमें 100 बार सोचना पड़ेगा। आंदोलन भारत की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारी पंचायत में, हमारे मोहल्ले में अगर कोई भी किसी भी प्रकार का करप्शन करेगा, हम कलेक्टर से बोलेंगे। कलेक्टर को बोला गया है कि सामाजिक समरसता बनाए रखना जिलाधीश का कर्तव्य है। आप उससे हर चीज सुधरवा सकते हैं, लेकिन हम शांत बैठे रहते हैं। अब जो हो रहा है तो होने दो, ये जो हो रहा है और होने दो बिल्कुल भी नहीं चलेगा बंधुओं। यही गणतंत्र और लोकतंत्र का दिवस और संविधान है। ये मात्र राष्ट्र का नहीं, आपके खुद की फैमिली का भी होना चाहिए। परिवार के अंदर भी राजाशाही नहीं चलेगी, परिवार के अंदर भी तानाशाही नहीं चलेगी। तो क्या चलेगा महाराज? बिल्कुल वैसे ही जैसे स्वर्गों में व्यवस्थाएं होती हैं, ऐसी ही व्यवस्था घर के अंदर भी इसी संविधान के तहत लागू की जाती है। इंद्र होता है, सामानिक होते हैं, त्रायस्त्रिंश होते हैं, पारिषद होते हैं, आत्मरक्ष होते हैं, लोकपाल होते हैं, अनीक होते हैं, प्रकीर्णक होते हैं। एक घर में सब होते हैं। एक घर में किसी एक को मुखिया बना दो, इंद्र है, इंद्र तो है, लेकिन इंद्र के जैसे 2 सामानिक भी होना चाहिए। एक पिता के 3 भाई हैं, 3 पुत्र हैं। पिताजी शांत हो गए तो बड़े भैया को पगड़ी बांध दी। बड़े भैया का ऑर्डर अंतिम है, ये तो ठीक है, लेकिन नीचे वाले को भी कुछ बोलने की छूट मिले। पता चला नीचे वाले का पूरा मुंह सी दिया, तो वो बोलेंगे हमारे घर में राजाशाही चल रही है, साहब सरकार जो बोलेंगे वही होने वाला है। तो गुरुजी कहते थे जैसे स्वर्ग की व्यवस्था है, वैसे ही देश की, वैसे ही गांव की, वैसे ही धर्म की, समाज की, और वैसे ही घर की होनी चाहिए। इंद्र हो, इंद्र के बाद सामानिक हो, आज्ञा और ऐश्वर्य में थोड़ी कनिष्ठता हो, लेकिन उन पर भी कुछ काम करने के अधिकार हो। कई बार ऐसा होता है, जब तक बड़े पापा से नहीं पूछेंगे तब तक घर का पत्ता नहीं हिल सकता। किम जोन बन गए तुम्हारे बड़े पापा। इतनी तानाशाही है कि उनके बिना कुछ नहीं। अगर मान लो छोटे ने बेच दिया तो बड़े पापा खुद ही छोटे किससे पूछ के कर दिया, हम नहीं जानते, जो करना है कर लो। ऐसा नहीं, इंद्र हो, इंद्र के बाद सामानिक हो, कुछ पारिषद भी हो, घर के अंदर कुछ निर्णय ऐसे, समाज के अंदर कुछ निर्णय ऐसे, गांव के अंदर कुछ निर्णय ऐसे जो हम सब मिलकर के ले। अभी समाजों को देखता हूं, कोई भी बड़ा काम करना होता है, 25-27 लोगों का एक पारिषद बना हुआ है, उनको बैठा करके मीटिंग कर लेंगे, उसमें पास करा लेंगे, फिर 3 लोग पास करा लेंगे ऊपर से, फिर एक आदमी सिग्नेचर करेगा और काम हो जाएगा। बिल्कुल स्वर्ग की जैसी व्यवस्था। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद। फिर पारिषद हो गए, समाज के लोगों से पूछ लिया, भैया अपन ऐसा काम कर रहे हैं, अनुमोदना है ना? हाँ बाबूजी हमारी अनुमोदना है। अब पता चला गांव में समाज का कोई अध्यक्ष बन गया, उसने अपनी मर्जी से शिखर उतरवा दिया, अपनी मर्जी से शिखर बना दिया। गांव के लोग पूछते रह गए, भैया किससे पूछ के? हमको क्या पूछना, अध्यक्ष काय के लिए बने हैं? राजाशाही नहीं चलेगी। ये राजाशाही और तानाशाही वाला गणतंत्र नहीं है, संविधान है। उस संविधान का निर्दोष पालन करने पर परिवार अच्छा चलता है। आपके अपने घर के अंदर भी संविधान कुछ होगा कि नहीं? घर के अंदर कबीलाई मानसिकता है कि संविधान? संविधान है महाराज। अगर घर के अंदर संविधान है तो फिर उस संविधान के तहत किसी के कमरे में खाने पीने की चीजें नहीं पकड़ी जानी चाहिए। लेकिन महाराज ये मैगी का नूडल्स हमारे कमरे में रखा है, वहीं के वहीं बफ करके पका लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर परमिशन नॉट अलाउड। एक संविधान के तहत चलिए, एक जैसा भोजन हो, एक जैसी भाषा हो, एक जैसी विचार पद्धति हो, एक जैसी हमारे यहाँ के कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो। रात में घर के अंदर अंतिम व्यक्ति जो आता है उसके आने का कोई टाइम लिमिटेशंस है कि नहीं है? बताइए मुझे। महाराज अब लड़का है, रात को 9:30 पे निकलता है तो 1:30 बजे आता है। हमारे ये 11 बजे आते हैं। एक नवाब और हैं, वो रात को 3 बजे आता है।
रात भर दरवाजा खुला रहता है, घर है कि सराय है, जब जिसकी मर्जी हुई आ गई। संविधान बनाइए, हमारे यहाँ की मर्यादा है, हमारे यहाँ की भोजन की इस तरीके की मर्यादा है, हमारे यहाँ आने जाने की इस तरीके की मर्यादा है, हमारे यहाँ बाहर जाने वाले को इतना काम करना ही पड़ता है, मर्यादा है। नहीं तो रात में कोई मर्यादा ही नहीं है। पिताजी 9:30 बजे घर में आके बैठे हैं रजाई के अंदर, लड़का 9:30 बजे रात को जूता मोजा पहन करके बाइक लेकर के निकला, बोले अब कब आएंगे? अरे अब जब आएंगे तब आएंगे भैया, तुम लोग सो जाना, हमारी चिंता मत करना। ये संविधान नहीं है। घर का संविधान, समाज का संविधान, गांव का संविधान और देश का संविधान। आज संविधान का दिवस है। इस संविधान के दिवस पे हम सभी लोग बहुत शांति के साथ विचार करें कि 77 साल निकलने के बाद जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट में हमको क्या मिला। आज सरकारी हॉस्पिटल्स देख करके आइए, संविधान की पहली प्राथमिकता थी। विदेशों में देखिए 0 डेथ पॉलिसी है। एक भी आदमी अगर हॉस्पिटल में मर गया तो जवाब देना पड़ेगा डॉक्टर को, सरकार के पास, कैसे मर गया। हमारे यहाँ 15 मर गए बच्चे एक साथ, ऑक्सीजन का सिलेंडर बंद हो गया, 15 बच्चे मर गए, कोई बात नहीं, चलता है, सरकारी अस्पताल है। इस करप्शन पे भी आवाज उठाइएगा। शिक्षा के लिए आप देख लीजिए सरकार कितना पैसा खर्चा करती है शिक्षा को लेकर के, क्योंकि संविधान के नियम थे। एक शिक्षक को 50,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख रुपए प्रोफेसर को मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज पे। 4 लाख रुपए महाराज बहुत होता है, हाँ बहुत होता है, इतना मिलता है। लेकिन उसके बाद भी सरकारी विद्यालयों पर आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार शिक्षा तंत्र पर इतना जबरदस्त हावी है कि अभी देख के आ रहा हूं, एक बारिश होती है, उन्हीं भ्रष्टाचारियों के द्वारा बनाई गई छतें रात में गिरती हैं, दिन में बिगड़ती हैं, 15-15, 30-30, 40-40 बच्चे दब करके मर जाते हैं। इस भ्रष्टाचार पे एक बार आवाज उठाइए। इस गणतंत्र दिवस पे एक छोटा सा संकल्प करते हैं कि आरटीआई की जानकारी के माध्यम से ये सब पूछना शुरू करते हैं कि कितने विद्यालयों में कितने टीचर की आवश्यकता है और कितने हैं। जाकर के देखिए एक बार देखिए, क्या नहीं देती सरकार, सब देती है, दूध देती है, फल देती है, अनाज देती है। एक बार देखो तो कि कौन खा जाता है। एक बार देखो, इस भ्रष्टाचार के ऊपर अगर सरकार ने आंख नहीं डाली तो ये संविधान ऐसा ही चलता रहेगा और कबीलाई मानसिकता फिर डेवलप होने लगेगी। संविधान तो बना है, प्रशासन उस संविधान को लागू कराने की स्थिति पे तैयार नहीं होता। बनाने वालों ने संविधान बना दिया, अब प्रशासनिक जवाबदारियां हैं। अभी एक जगह था, बड़ा कमाल हुआ, मेरी आंख के सामने हुआ, दिखा तो मैंने देखा तो आज बोल ही देता हूं, जगह का नाम नहीं बोलता हूं। क्या हुआ कि सरकार ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए दूध पाउडर बांटा और दूध पाउडर में शिक्षकों ने दूध पाउडर की पूरी बोरी गायब करते 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 कितना 16 टन दूध पाउडर मार्केट पे बेच दिया। जब 16 टन दूध पाउडर मार्केट पे आया और वो पकड़ा, तब पता चला कि शिक्षकों ने इस तरीके का कमाल कर दिया। इस कमाल पे, इस भ्रष्टाचार पर नकेल लगाना बहुत जरूरी है। विदेशों में जब जो लोग रहते हैं, जब वो आते हैं तो बताते हैं महाराज जी करप्शन तो है, जितना प्राथमिक स्तर पर एक भी करप्शन नहीं मिलेगा, हाई लेवल पर मिलेंगे। स्कूलों में कोई करप्शन नहीं है। विदेशों में जाकर के सरकारी गवर्नमेंट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा 12वीं तक मिल रही है और ऐसी शिक्षा मिल रही है कि जबरदस्त। 7th क्लास में, हमारे यहाँ 10th क्लास के बाद, वहां पर क्या है, 7th क्लास में आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपका बच्चा क्या बनेगा। 7th क्लास में माता पिता और बच्चे ने डिसाइड करके बताया कि हमको शिक्षक बनना है, तो 7वीं क्लास से ही उसको शिक्षक बनाने की तैयारियों में लगा देते हैं। डॉक्टर बनाने वाले को 7वीं क्लास में डिसीजन लेना पड़ता है, हमारे यहाँ लड़का 11वीं क्लास में डिसीजन लेता है। ये लूज पोल्स हैं, जानबूझकर बनाए गए। अब इस लूज पोल्स पर बनाने जाने के कारण फिर हमारे यहाँ बोर्ड एग्जामिनेशंस की क्वालिटियाँ बदलती चली गई। MP बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, फिर एक CBSE है, फिर एक ICSE है, फिर IB बोर्ड है। इन बोर्डों में अब इंटरनेशनल बोर्ड के माध्यम से जिनकी शिक्षा होती है,
उनको पढ़ने के लिए भारत के अंदर स्कूल ही नहीं है। 12th क्लास के बाद बोलता है एम्ब्रॉड जाएंगे, क्योंकि हमारा जिस एजुकेशन स्टैंडर्ड को हमारे दिमाग में तैयार किया गया, अब उससे ज़्यादा पढ़ाई भारत में नहीं हो सकती, विदेश में हो सकती है। ये अजमेर में एक प्रसिद्ध है मेयो कॉलेज, कभी आइएगा तो देखिएगा। दुनिया भर के जितने भी ऊंचे खानदानी घरानों के लड़के हैं वे यहीं पर आकर के पढ़ते हैं। शिक्षा तो नॉर्मल है, लेकिन सहयोगी शिक्षा बड़ी जबरदस्त है। तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि उसके बारे में अभी मुझे जब बताया गया कि गर्ल्स कॉलेज पूरा अलग है, बॉयज अलग है, और बेटियों के लिए जो वहां पर शिक्षा का एक पैमाना तय किया है वो इतना जबरदस्त है कि बेटियां आत्मनिर्भर होकर के बाहर निकलती हैं। यही बात गुरुदेव ने भी देवोदय प्रतिभा स्थली के माध्यम से लागू करने की कोशिश करी और कई हद तक हम सफल भी रहे हैं। लेकिन इस संविधान के दिवस पर हम सब सोचें कि भ्रष्टाचार 77 सालों में कितना बढ़ा। डेवलपमेंट तो बहुत हुआ, पाकिस्तान से अगर अपनी तुलना करेंगे तो हम 1000 गुना ऊंचे हैं, लेकिन जब चीन से अपनी तुलना करेंगे तो 10,000 गुना नीचे हैं। पाकिस्तान की अपेक्षा हम बहुत अच्छे हैं, वहाँ की अपेक्षा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। 77-78 सालों में हमने ज़बरदस्त डेवलपमेंट किया है, इंडस्ट्रियाँ खोली हैं, रोडें बनाई हैं, देश को डेवलप किया है। पाकिस्तान ऐसा कर नहीं पाया। लेकिन चीन को देखेंगे तो चीन में क्या हुआ? चीन में 1950 में आज़ादी मिली। आपको कब मिली? 1947 को। आपकी आज़ादी के 3 साल बाद चीन आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के साथ ही पहला रूल्स निकाला। सबसे पहला रूल था चीन का, अंग्रेजों के जाने के बाद वो ही अंग्रेज जो हमारे भारत पर शासन कर रहे थे, वे ही अंग्रेज चीन पे भी शासन कर रहे थे। पूरे चीन पे उनका कब्जा था। 3 साल बाद चीन को छोड़ा, और जैसे ही छोड़ते साथ ही पहले दिन जब स्वतंत्रता मिली तो गणतंत्र बनने पर पहली उन्होंने घोषणा करी, हम जितना भी कारोबार है सिर्फ अपनी भाषा में करेंगे। सबसे पहले हम अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार करते हैं। चीन ने बहिष्कार किया अंग्रेजी भाषा में। आज पूरे चीन में आप जाके देखिए, आपको हर चीज चाइनीज बुक में मिलेगी। अंग्रेजी पढ़ना है, चाइनीज पढ़ना, आप चाइनीज पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी तो पढ़ना नहीं है वहाँ पे। चीन की भाषा में इंजीनियरिंग कर लीजिए, उसी में डॉक्टरी कर लीजिए, उसी में मास्टर बन जाइए, उसी में MBA कर लीजिए, CA कर लीजिए, CFA कर लीजिए, सब चाइनीज भाषा में। हम 77 साल में अंग्रेजी को अलविदा ना कह पाए। ये हमारा अंग्रेजी के प्रति का जबरदस्त मोह था। संविधान अंग्रेजी में लिखा गया, इस बात का अफसोस था। हिंदी में भी लिख सकते थे, भाषा बदल जाती। आचार्य जी इसके लिए लगातार मेहनत करते रहे। गुरुजी कहते रहे कि जिस दिन भारत की भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी हो जाएगी, उस दिन हमारा संविधान 1000 गुना मजबूत हो जाएगा। भाषा को हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए, उसका कारण पश्चिम बंगाल था, क्योंकि पश्चिम बंगाल सबसे पहले अंग्रेजों के करप्शन पे आया और सबसे ज़्यादा अंग्रेजी का प्रभाव बंगाल में पड़ा। उसी बंगाल ने राष्ट्रभाषा को हिंदी होने नहीं दिया। वहाँ बंगाली चलती है बात है, लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी से हिंदी हो गई होती तो आज राष्ट्र की ताकत और बहुत गुना बढ़ गई होती। कबीलाई मानसिकता ना बढ़े, इसलिए इस संविधान की रचना आज से 77 साल पहले की गई थी। लेकिन आज आप देखिएगा कबीलाई मानसिकता फिर बढ़ रही है। प्रशासन कई जगह मौन हो जाता है। आज अभी एक गली से होकर के गुजरा, मैं जब गली से होकर के गुजर रहा था, इसी अजमेर की एक गली थी, उस गली से गुजर रहा था, उसमें एक भी जैन दिखाई नहीं दे रहा था। सब इस ऐसी कौम के लोग थे कि उनके शरीर से ही विचित्र प्रकार की गंध आती है। निकल रहा था, सोच रहा था वहां पर भी कि अगर आज गणतंत्र न होता तो ये कौम के लोग मिल करके हिसाब किताब लगा देते। लेकिन गणतंत्र की बदौलत एक साधु, दिगंबर साधु, उन कबीलाई मानसिकता वाले लोगों के बीच से होकर के पूरा हो गया, होकर के वापिस आ गए। किसी ने आवाज तक नहीं उठाई, क्योंकि भारत है भयाद कार्य शिवना प्रवर्तते। अगर कुछ भी किया तो सरकार जो दंड देगी, उस दंड के कारण हमारा फिर रहना मुश्किल हो जाएगा। आपका समय हो गया, इसलिए शब्दों को विराम दूंगा। लेकिन आप सबसे कहूंगा, अभी सिर्फ 77 साल निकले हैं, पुनः एक बार संशोधन की आवश्यकता है। आप अपने क्षेत्रीय समस्याओं को अपने कलेक्टर से जरूर कहिए,
आप अपने कलेक्टर से कहेंगे, कलेक्टर ऊपर कहेगा, कमिश्नर से कहेगा, कमिश्नर सीधे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक उन बातों को भेजेंगे, जिससे आपके यहाँ की वैचारिक हिंसाओं से आप अपनी समाज को मुक्त कर सकते हैं। अपना भी डेवलपमेंट करिएगा। गणतंत्र भारत का भी अमर रहे और हमारी समाज का भी अमर रहे। भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।